नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं 7 बजे की 7 गुड न्यूज के साथ। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और हमारी सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है लंदन के ओवल मैदान से, जहां टीम इंडिया के रणबांकुरों ने जीत का परचम लहरा दिया है। और यही है हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज। ओवल में टीम इंडिया ने किया कमाल। भारत ने ओवल में 5वां और आखिरी टेस्ट मैच जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। एक समय हार की ओर बढ़ रही टीम इंडिया ने आज पासा पलटते हुए इंग्लैंड को एक रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हरा दिया। भारतीय टीम की इस जीत में मोहम्मद सिराज ने बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने 104 रन पर 5 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 126 रन देने के बाद 4 विकेट मिले। सिराज के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि शुभमन गिल और हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। और इस ऐतिहासिक जीत के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत ने इतिहास रच दिया है इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि ये जो आखिरी मुकाबला था, जो 5वां मुकाबला था, जहां भारत एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि क्या ये मैच अपने नाम कर पाएगी, लेकिन वो दृढ़ निश्चय, वो शानदार गेंदबाजी और कप्तान शुभमन गिल की वो अगुवाई, नतीजा ये हुआ कि भारत इंग्लैंड में इस सीरीज को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा है। और एक वक्त जब इंग्लैंड पहुंची थी भारतीय टीम, लग रहा था कि पता नहीं क्या ही रिजल्ट होगा यहाँ का। भारत की ये टीम यंग है, कप्तान यंग है, कप्तान भी नए हैं, टीम भी नहीं है। और इंग्लैंड के अंदर में आपने ये दिखाया कि भारत के अंदर में वो जज्बा है, वो जुनून है और वो काबिलियत है। और शायद यही वजह है कि लीड्स भले ही आप हारे, एडजस्टमेंट में आपको जाके जीत मिली थी, उसके बाद लॉर्ड्स में आपने बनाया मैच, वो आपके हाथ से निकल गया था, लेकिन मैनचेस्टर में आपने वो मैच ड्रॉ कराया। और शायद एक वो बड़ा मौका था जब वो मैच ड्रॉ हुआ। इसका मतलब ये था कि ये सीरीज जिंदा है, आप ओवल जिंदा जाएंगे। और भारतीय टीम ने यहाँ पर आके मैनचेस्टर के अलावा बाद जो है यहाँ पर ओवल के अंदर में वो चीज़ करके दिखाई है। तो वैसे एक समय लग रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से मैच निकल रहा है, लेकिन कैप्टन शुभमन गिल की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने मैच बदल दिया। और इस जीत के बाद इंडियन फैंस ने खूब जश्न भी मनाया। पूर्व क्रिकेटर्स ने टीम के इस प्रदर्शन पर खुशी जताई है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट मैं कहूँगा, टेस्ट मैच क्रिकेट की पूरी श्रृंखला जो है 5वें दिन तक मैचेस गए हैं और बराबरी पे गई, विच इज़ अ फेयर रिज़ल्ट। मैं कहूँगा कि इंग्लिश समर आमतौर पे जो है वो इंग्लिश कंडीशन मुश्किल होती हैं और अनुभव की कमी थी टीम में और अटकलें लगाई जा रही थी क्या करेगी। शुभमन गिल नए कप्तान हैं, लेकिन मैं कहूँगा क्रिकेट इवेंचुअली इज़ द विनर और हमारे यंग कैप्टन और उनकी टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। बहुत अच्छी जीत हुई है और मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक जीत कह सकते हैं। और इतने कम रनों में उन्होंने आज 4 विकेट्स लिए हैं और स्टैंड आउट बॉलिंग बाय मोहम्मद सिराज एंड प्रदेश कृष्णा। और ये टेस्ट मैच हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक तो उन्होंने इंडियन टीम ने जो सीरीज स्क्वेयर की है और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच जो खेला है। ऐसा कभी पहले भारत की हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मैचेस ऐसे मिलते हैं। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के स्कूलों में फीस को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्कूलों पर आरोप लग रहा था कि वो मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इसको लेकर एक बिल ला रही है। और ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता विधेयक 2025 में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस नए कानून के बाद स्कूल अपने मन के मुताबिक फीस नहीं वसूल पाएंगे। इस विधेयक में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि पर रोक लगेगी और फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। इससे लगातार फीस बढ़ोतरी की मार झेल रहे अभिभावकों को राहत मिलेगी। और इस बिल के मुताबिक कोई भी स्कूल निर्धारित तय फीस से अधिक फीस नहीं ले पाएगा। 3 साल में एक बार फीस बढ़ाई जा सकती है। स्कूल में फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल स्तरीय फीस विनियम समिति होगी। ये समिति फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। इस कानून में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कड़े दंड के भी प्रावधान रखे गए हैं। अगर स्कूल बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्कूल प्रबंधन के पदों पर पाबंदी लग सकती है या फिर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इस बिल के बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद से बात की हमारे संवाददाता ने।
फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार आज बिल सदन में लाने जा रही है। हमारे साथ एजुकेशन मिनिस्टर हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। सर, नया बिल आ रहा है फीस बढ़ोतरी को मनमानी को लेकर के, लगातार स्कूलों की मनमानी चल रही थी। देखिए, स्कूलों की मनमानी के आज अंतिम दिन है। स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में फी रेगुलेशन बिल, ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी बिल आने वाला है, जिससे पेरेंट्स की और बच्चों की इमोशनल, मेंटल और आर्थिक फाइनेंशियल टॉर्चर बंद हो जाएगा। इसमें लगातार ये कह रहे हैं कि जो जुर्माना भी है वो स्कूलों पर लगाया जाएगा, सब कुछ रहेगा और इसके साथ साथ कमेटी का भी गठन किया जाएगा। देखिए, पिछले कानूनों में इस प्रकार के अधिकार नहीं थे और हमेशा से थोड़े से स्कूलों के बारे में बात होती रही है। वक्त आ गया है, दिल्ली के हर स्कूल को बाध्य होना चाहिए दिल्ली सरकार के कानून को मानने के लिए। डायबिटीज और हृदय संबंधी रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए अब गुड न्यूज। सरकार ने ऐसे मरीजों को राहत देते हुए कई दवाइयों की कीमत कम कर दी है। ऐसे में आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है, सस्ती होंगी 37 जरूरी दवाएं। सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए कई दवाइयों की कीमत कम की है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA ने 37 जरूरी दवाओं के दाम घटाने का ऐलान किया है। 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% तक घटाई गई हैं। इनमें पैरासिटामोल जैसी कई और दवाइयां मौजूद हैं जो हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए जरूरी हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी कि DPCO के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें कहा गया है कि रिटेलर्स और डीलर्स को ये अपडेटेड प्राइस लिस्ट अपनी दुकानों में दिखानी होगी। आम आदमी के लिए दवाओं का बोझ सबसे बड़ा होता है। कई बार ऐसी दवाएं उन्हें खरीदनी पड़ती हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने लगभग 35 दवाओं के रेट फिक्स कर दिए हैं और कहा गया है कि अब उनके रेट जो पहले थे उसमें काफ़ी कमी आएगी। इसमें कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि एंटीबायोटिक हैं, एंटी डायबिटिक हैं और कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मनोचिकित्सा रोग से जुड़ी हुई हैं। इन दवाइयों को खरीदने में पहले आम आदमी को अपनी एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी, अपनी जेब ढीली करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि इन सभी दवाओं का जो फॉर्मूला है उसको फिक्स किया जाएगा, जिससे उनके रेट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लंबे समय से ऐसी दवाओं के रेट कम करने की बातचीत चल रही थी, कई जगह से उसकी डिमांड भी आ रही थी। सरकार ने अब कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान दिया है और ये कहा है कि जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, ऐसी दवाइयों के रेट अब लगातार कम होंगे ताकि आम जनता को राहत मिल पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। देश में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अब इसको लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। 127 मिनट में अहमदाबाद टू मुंबई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर बुलेट ट्रेन से करने में केवल 2 घंटे 7 मिनट का समय लगेगा। रेल मंत्री के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम तेजी से चल रहा है और 2027 तक अहमदाबाद रेल सेक्शन में इसका काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री ने बड़ा अपडेट दिया है। रविवार को गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन से पहुंचने में केवल 127 मिनट लगेंगे। यानी बुलेट ट्रेन के जरिए अहमदाबाद से मुंबई तक के करीब 500 किलोमीटर तक की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद वाली पहली ट्रेन वो भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। तेजी से काम चल रहा है और जब ये ट्रेन चालू हो जाएगी मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। रेल मंत्री ने दावा किया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होगी और इससे मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर आधे से भी कम रह जाएगा।
अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच करीब 500 किलोमीटर तक की यात्रा इस रूट पर सबसे जल्दी वंदे भारत ट्रेन से पूरी होती है और इसमें करीब 5.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन रेल मंत्री के मुताबिक बुलेट ट्रेन से इस यात्रा का समय आधे से भी कम हो जाएगा और केवल 2 घंटे 7 मिनट में इस सफर को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना की बात अगर की जाए तो करीबन 16 जितने ब्रिज जो हैं इस परियोजना को लेकर बन चुके हैं। साथ ही अभी एक टनल बनाने का काम चल रहा है समुद्र के अंदर जो है वो टनल जो बननी थी 21 किलोमीटर लंबी, वो टनल का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जो सबसे बड़ा और अहम पार्ट है मुंबई को जोड़ने वाला, वहां पे अब काम शुरू हो चुका है। इसका वैसे तो जो डेडलाइन था वो डेडलाइन पहले तय किया गया था साल 2026 तक का, पर महाराष्ट्र में जो है वो प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डिले हुआ है। हालांकि अभी तक नई तारीख केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं दी गई, पर अश्विनी वैष्णव ने अपने गुजरात दौरे के दौरान जो बात कही है उससे साफ है कि ये योजना जो है वो जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए सरकार काम कर रही है और रेल मंत्रालय भी काम कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी MHSR परियोजना का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री लगातार बुलेट ट्रेन के युद्ध स्तर पर चल रहे काम को लेकर सोशल मीडिया पर अपडेट देता रहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले रेलवे ने एक पोस्ट में बताया था कि MHSR कॉरिडोर पर एक बड़े निरंतर सुरंग खंड का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जो उस 21 किलोमीटर की सुरंग का एक हिस्सा है जिससे होकर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन गुजरेगी। 1,08,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। बुलेट ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन से खुलेगी और अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, विलीमोरा और वापी के बाद महाराष्ट्र में बोईसर, विरार और ठाणे होते हुए मुंबई पहुंचेगी। रेल मंत्री के मुताबिक गुजरात सेक्शन का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में सियासी वजहों से कुछ सालों तक काम के रुकने के बाद वहां भी तेजी से काम पूरा किया जा रहा है। 315 किलोमीटर का पूरा जो एलिवेटेड सेक्शन है, ये सारा का सारा वायाडक्ट यानी पूरे ब्रिज पे बन रहा है। आपने देखा होगा तो 315 किलोमीटर बन चुका है, बहुत तेजी से आगे काम जा रहा है। महाराष्ट्र में जहाँ पे जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक काम होने नहीं दिया था, और जब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की मिलीजुली सरकार जब आई, महायुति की सरकार आई, तब से काम चालू हुआ और वहां पर भी काम तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और रेल मंत्री के संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के एक सेक्शन साबरमती से वापी तक का काम 2027 तक पूरा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में खुदाई के दौरान ऐतिहासिक मूर्तियां और शिवलिंग मिले हैं। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां सैकड़ों सालों से यहां दबी हुई थी। ऐसे में आज की 5वीं गुड न्यूज यही है कि कश्मीर में खुदाई से मिला शिवलिंग। दरअसल अनंतनाग में इस मुकाम के सिलिया इलाके के करकूट नाग में लोक निर्माण विभाग एक झरने का जीर्णोद्धार कर रहा था और इसी दौरान यहां पर खुदाई कर रहे 3 श्रमिकों को प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। इनमें से कईयों पर देवताओं की आकृतियां भी नजर आ रही हैं और इसके अलावा इस खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा कई शिवलिंग भी मिले हैं। ऐतिहासिक मूर्तियों के मिलने के बाद जम्मू कश्मीर अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया और इन मूर्तियों को पता लगाने की बात कही। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अशमुकाम इलाके में ककरूक नाग एक ऐसा चश्मा है जहां पर कश्मीरी पंडित सदियों से पूजा प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों इस चश्मे की सफाई के लिए और इसके रेनोवेशन के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से चश्मे को साफ करने का काम शुरू किया गया था। शनिवार को जब यहाँ पर मजदूर खुदाई कर रहे थे तभी वहाँ उन्हें मंदिर के कुछ अवशेष मिले और साथ ही साथ शिवलिंग की कई सारी पत्थर से बनी सदियों साल पुरानी मूर्तियाँ। अब आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन पत्थरों के बारे में और इन मूर्तियों के बारे में पता लगा रही है कि आखिर ये कितनी साल पुरानी है।
लेकिन कहीं ना कहीं इलाके में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई है। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि सदियों पुराना यहाँ पर मंदिर था जो 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसका जिक्र कई किताबों में है, जिनमें राजतरंगिणी में भी उस मंदिर का जिक्र है। अब कश्मीरी पंडित जो इस इलाके में रहते हैं उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इस मंदिर के लिए और ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए ताकि इतिहास का पूरा पता चले। आगे बढ़ते हैं। बात सावन के आखिरी सोमवार की। आज सुबह से देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ का जय घोष सुनाई दे रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिशा में श्रद्धालु महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और आज की छठी गुड न्यूज भी यही है। सावन का आखिरी सोमवार, भक्ति अपार। काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही। भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हाथों में जल और बेलपत्र लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। बाबा धाम देवघर में भक्तों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की, तो वहीं दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का दिन। देश भर के शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिशा में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के इस अंतिम सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई महादेव की भक्ति में लीन, हर हाथ में जल और बेलपत्र, हर मन में शिव कृपा की कामना है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अंदर की कि किस तरीके से भगवान शिव गौरी का जो श्रृंगार है वो खूबसूरत तरीके से किया गया है और आप देख सकते हैं कि एकदम आपको मनमोहक जो दिव्य दर्शन है वो करने को मिलेंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। सावन के आखिरी सोमवार के दिन बाबा महाकाल की नगरी पूरी तरह शिवमय नजर आ रही है। सुबह भस्म आरती में महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के दौरान महाकाल के मस्तक पर सूर्य चंद्र भी सजाया गया और फिर महाकाल की भव्य आरती शुरू हुई, जिसमें महाकाल के अद्भुत स्वरूप के दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हो गए। साल भर तक भक्त लोग श्रावण मास का इंतजार करते हैं। शनि शनि श्रावण मास अपने पूर्ण होने जा रहा है, जो रक्षाबंधन के दिन पूर्ण होगा। इसीलिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो भक्त आए हुए हैं, पूजन अर्चन बाबा महाकाल की गई है। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है। शाम को उज्जैन नगरी में महाकाल की भव्य सवारी निकली। बाबा महाकाल अपने भक्तों से मिलने के लिए नगर भ्रमण पर निकले तो भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। शिव भक्तों की आस्था की ऐसी ही तस्वीर रामेश्वरम से लेकर काशी विश्वनाथ तक देखने के लिए मिल रही है। शिवालयों के बाहर लगी लंबी कतारें इस बात की गवाही है कि महादेव के दरबार में आस्था का कोई अंत नहीं। आज का दिन जल चढ़ाकर भगवान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिव से जुड़ने का मार्ग मिलता है। प्रयागराज का मनकामनेश्वर मंदिर भी आज शिव भक्तों की भीड़ से सराबोर दिखा। हाथों में धतूरा, बेलपत्र और गंगाजल लिए भक्त भोले के दर्शन के लिए इंतजार करते दिखे, लेकिन हर चेहरा भक्ति भाव से झुका, हर आंखों में शिव दर्शन की उमंग नजर आई। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में है और ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ भगवान भोलेनाथ काम को भस्म करके प्रकट हुए थे और यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा की जा रही है। शिव का प्रिय महीना अब समापन की ओर है। 11 जुलाई से शुरू हुए सावन के महीने का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सावन महीने का अंतिम सोमवार आज कई शुभ मुहूर्त लेकर आया है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव जी की कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा और इस अवसर पर
अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। महादेव का स्वभाव जितना दिव्य है उतना ही सरल भी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ना तो किसी खास पकवान की जरूरत होती है, ना ही किसी दुर्लभ सामग्री की। भोलेनाथ तो वो देव हैं जो बस एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र और सच्चे मन के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की सादगी में उन्हें देवों में सबसे प्रिय बनाती है। यही कारण है कि आम हो या खास, हर भक्त उनकी पूजा में एक जैसी श्रद्धा लेकर पहुंचता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं महादेव की पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा में। कड़ी सुरक्षा के बीच छड़ी मुबारक यात्रा का पामपोर पहुंचने पर भक्तों ने भव्य स्वागत किया और यात्रा में शामिल साधु संतों से आशीर्वाद लिया। और यही है हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज। बाबा बर्फानी के दरबार की ओर छड़ी मुबारक। छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। फिर शनिवार 9 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक को स्थापित कर दिया जाएगा। कई बाधाएं आई, कभी मौसम खराब हुआ, लेकिन शिव भक्त नहीं रुके। हर कठिनाई को हराकर शिव भक्त बाबा बर्फानी के दरबार पहुंचे, क्योंकि जब दिल में आस्था हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में आज आस्था की ऐतिहासिक यात्रा का समापन हो गया। हालांकि ये यात्रा तय कार्यक्रम से पहले ही समाप्त कर दी गई है, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। इस साल करीब 4,14,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पिछले साल की तुलना में इस साल यात्रियों की संख्या थोड़ी कम रही। 2024 में लगभग 5,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। ये पिछले 12 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं 2023 में 62 दिवसीय यात्रा में 4,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 अगस्त को ही स्थगित यानी समाप्त कर दी गई थी। दरअसल 38 दिन के बजाय पहला फैसला था अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन का कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, लेकिन खराब मौसम के चलते और अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर हो रही मरम्मत के चलते यात्रा को मात्र 28 दिन ही सीमित कर दिया गया और 1 अगस्त से कोई अमरनाथ यात्रा का जत्था अमरनाथ गुफा की ओर नहीं जाएगा। भारत की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को माना जाता है। इस साल 3 जुलाई को पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, जिसका समापन हो गया है। इस बार भी हिमालय की ऊंचाइयों में पवित्र बाबा बर्फानी के दरबार में हर हर महादेव के जयकारों के साथ हाजिरी लगाई। हालांकि यात्रा का औपचारिक समापन छड़ी मुबारक के स्थापित करने के बाद होगा। छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। फिर शनिवार 9 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये प्रसन्नता का विषय है। इसके बाद हम शिव मंदिर बिजबाड़ा में पूजन करेंगे। उसके पश्चात मार्तंड के बाद गणेशपुरा में गिरधर नदी के उस पार हमने पूजन करेंगे और उसके बाद गौरी शंकर मंदिर में प्रणाम करके छड़ी विश्राम स्थल में आज और कल की रात्रि दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगाम में विश्राम होगा। एकादशी की रात्रि चंदनबाड़ी, द्वादशी की रात्रि चंदनबाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि जो कि 8 अगस्त को है पंचतरणी और अंततः 9 अगस्त जो इस साल श्रावण पूर्णिमा का दिन है, मुख्य दर्शन का दिन है, वहाँ पवित्र छड़ी मुबारक को जहाँ लेकर जाएंगे उस गुफा में जहाँ पर भगवान शिव के आग्रह करने पर माता पार्वती ने वो कथा कही जिसको वो अमर कथा कही जिसको
सुनने से सुनकर जीव जो है जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाता है। असल में कश्मीर पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन छड़ी मुबारक यात्रा के साथ होता है, लेकिन खराब मौसम और रास्तों की दिक्कतों की वजह से यात्रा को वक्त से पहले ही रोक दिया गया है। मगर छड़ी मुबारक अपने तय समय पर श्रीनगर के अमरेश्वर मंदिर से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुई। ये पूजा केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का संगम है, जहां आस्था भी होती है, विश्वास भी और शिव भक्ति का अनुभव भी, जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।